पिता के गुजरने के बाद कम उम्र से ही केशव और माधव दोनों भाई पर ही खेत और घर की जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों भाई अपने चाचा बंसीलाल की मदद से खेती का काम करते। बंसीलाल ने दोनों भाई को सहारा दिया था। आप आइए ना। आप चाची के गांव गए थे ना, कब लौटे? मैं तो कल रात को ही आ गया था, सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। कैसे हो राघव बेटा, सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा बड़ा भाई केशव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैं तो बहुत अच्छा हूँ चाचा जी, और सब आपकी ही मेहरबानी है। सब अच्छा चल रहा है और भैया खाना पका रहे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। जी, आप शादी पर गए थे ना? शादी कैसे रही? सब अच्छे से हो गया ना? हाँ केशव, शादी तो बहुत बढ़िया रही। कल रात को ही लौटा, सोचा सबसे पहले तुम्हें आकर मिल लूं। खेत का काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चाचा जी, इस बार फसल काफी अच्छी होने वाली है। सब आपकी कृपा है। चाचा जी, अगर आपने हमें बचपन से ना संभाल होता तो हम तो टूट चुके होते। हमारा आपके सिवा है ही कौन? आपने ही तो हमें संभालना है। हमें तो कुछ भी काम नहीं आता था, ना हमें खेती का काम आता था। सब कुछ अपने ही तो सिखाया है। माँ पिताजी के जाने के बाद एक आप ही हमारा सहारा हो। आपके हम पर बहुत उपकार है चाचा जी। कैसी बातें करते हो केशव, तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो। मेरे भाई के बेटे क्या और मेरे बेटे क्या, मेरे लिए दोनों एक बराबर ही है। ऐसी उपकार की बातें मत किया करो। वह सब छोड़ो बेटा, मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया था। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। मैं कहता हूं तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे चाचा जी? मेरी शादी? हाँ बेटा, इसमें चौंकने की कौन सी बात है? तुम्हें कभी ना कभी शादी तो करनी पड़ेगी। और तुम दिन भर खेत में मेहनत करते हो और फिर घर आकर खाना बनाते हो। अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, तुम्हें बहुत सहारा मिल जाएगा। तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम फिर आराम से अपने खेत पर ध्यान दे सकते हो। आपकी बात भी सही है चाचा जी। आपसे अच्छा हमारे लिए और कौन सोच सकता है? आप कह रहे हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब जहां कहेंगे, जिस लड़की से कहेंगे, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आपके जैसा ठीक लगे। यह हुई ना बात। एक बार तुम्हारी सारी शादी हो जाए, फिर मैं भी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने अपने मरते हुए भाई से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, जैसी ईश्वर की इच्छा। नियति को कौन बदल सकता है? अच्छा, वह सब छोड़ो। अब तुम तुम्हारी शादी के बारे में सोच। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ा बहुत खर्च आएगा, लेकिन मैं इनका इंतजाम कर दूंगा। नहीं चाचा जी, आप खर्च नहीं उठाएंगे। पहले ही आपके जमीन पर बहुत कम फसल होती है। उसमें आप मेरा शादी का खर्चा कहां से उठा पाएंगे? आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरे पास जमा किए हुए पैसे हैं। अगर और पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं जमींदार से ब्याज पर पैसे ले लूंगा। वैसे भी इस बार काफी अच्छी फसल आई है। वह फसल बेचकर मैं जमींदार का कर्ज भी लौटा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपने हमारे लिए जो किया है
वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मुझे ये बात लड़की वालों को भी बतानी है। फिर कुछ ही दिनों में केशव की शादी हो जाती है और घर में केशव की पत्नी आ जाती है। केशव की पत्नी आते ही घर का सारा काम संभाल लेती है। केशव और राघव खेत का काम करने लगते हैं। उन्हें समय पर खाना मिलने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन भाभी, खाना बन गया क्या? जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, जरा रुकिए देवर जी, मेरे कोई 10 हाथ नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। आपको तो बस समय पर खाना ही चाहिए होता है। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप तो नाराज हो गई। अगर खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। क्या हुआ लालिमा, तुम नाराज लग रही हो? आपको क्या पड़ी है? आपको तो शादी करके मुफ्त में नौकर मिल गई ना। आपका काम तो हो रहा है ना। फिर मैं नाराज रहूं या खुश रहूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो लालिमा? मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, और तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मुझे मुफ्त में नौकर मिल गया? मैंने तुम्हें कब नौकर कहा? इसमें कहना क्या है? वह तो मुझे दिख ही रहा है कि मैं इस घर की नौकरानी ही हूँ। बस दिन रात घर का काम करते रहो। आपको पता है आपका छोटा भाई कितना खाना खाता है? बना बना कर मैं तो थक जाती हूँ। ये क्या है लालिमा, तुम मेरे छोटे भाई के खाने पर नजर रख रही हो कि वह कितना खाना खाता है? तुम भूल रही हो लालिमा, यह घर जितना मेरा है उतना ही मेरे छोटे भाई का भी है, और यह घर तुम्हारा भी है। और खुद के घर के काम करने से कोई नौकर हो जाता है भला? देखा, कर दी ना अपने छोटे भाई की तरफदारी। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस घर में हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की ही है। मेरी बात कोई नहीं सुनता। अच्छा, अगर तुम्हें खाना बनाने से ही दिक्कत है तो कल से तुम खाना मत बनाया करना, मैं बना लूंगा। अब तो ठीक है? खाक ठीक है। आप तो दुनिया को यही जताना चाहते हो ना कि शादी होने के बाद भी आप ही खाना बना रहे हो, और मुझे दुनिया के सामने बुरी साबित करना चाहते हो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी, आखिर नौकरानी जो हूँ। लालिमा, मेरी बात तो सुनो। लालिमा गुस्से से वहां से चली जाती है। केशव बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर उसका चाचा आता है। क्या बात है केशव बेटा, इतनी उदास क्यों लग रहे हो? कुछ बात हुई है? मुझे बताओ बेटा। केशव अपने चाचा जी को सारी बात बताता है। फिर उसके चाचा जी बोलते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, इस बात का हल है। तुम काम क्यों नहीं करते? तुम राघव की शादी क्यों नहीं कर देते? अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसकी भी पत्नी आ जाएगी और उसका काम वह कर लिया करेगी। फिर लालिमा को कोई दिक्कत नहीं होगी। चाचा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। सच में चाचा जी, आपसे अच्छा हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता। आपने हर पल मेरा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। मेरी नजर में उसके लिए लड़की है, तुम चिंता मत करो। हाँ चाचा जी, लेकिन एक दिक्कत है चाचा जी, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। इसमें अगर शादी के बारे में सोचूंगा तो इतना खर्च कहाँ से हो पाएगा?
मैंने अपनी शादी के लिए भी जमींदार से कर्ज लिया था, वह मैंने अभी अभी चुकाया है। अब मेरे पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं। लेकिन शादी करना भी तो जरूरी है ना बेटा, नहीं तो तुम्हारे घर में झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। तुम ये भी तो सोचो। और रही पैसों की बात, वो तुम फिर से कर्ज लेकर कर सकते हो, बाद में चुका देना। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते बेटा। मेरी नजर में बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम देरी करोगे तो कैसे होगा। ठीक है चाचा जी, मैं जमींदार से फिर से बात करके देखता हूँ। केशव, जमींदार यहाँ नहीं है, वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। और मैं क्या कहता हूँ, मेरे पहचान में एक आदमी है जो ब्याज पर पैसे देता है। उसका ब्याज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम जितना मांगोगे वह दे सकता है। मैं तो कहता हूं तुम उसी से कर्ज ले लो, ज्यादा देरी मत करो। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। और मैं तो उस आदमी को जानता नहीं, वह मुझे पैसे देगा क्या? अरे मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं उसके पास जाऊंगा और शादी के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं उससे मांग लूंगा। उसकी और मेरी अच्छी जान पहचान है। फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है चाचा जी, आप उससे पैसे लेकर आ जाइए। कुछ दिन बाद राघव की भी शादी हो जाती है। एक दिन चाचा आकर बोलता है, देखो बेटा, मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों की पत्नी आ चुकी है। मैं कहता हूं अब तुम्हें खेत का बंटवारा कर लेना चाहिए। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं, बंटवारा? लेकिन क्यों? बेटा, जो मैं कह रहा हूं तुम दोनों के भले के लिए ही कह रहा हूं। मैंने दुनिया देखी है बेटा, छोटी छोटी बातों पर लोगों को लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा है। मैं जानता हूं तुम दूसरों भाइयों की तरह नहीं हो, तुम दोनों बहुत अच्छे से रहते हो। लेकिन बेटा, आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मेरे ख्याल से खेत का बंटवारा करना है, ठीक रहेगा। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। आगे चलकर तुम दोनों के परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए यही सही रहेगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं चाचा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भैया, मुझे लगता है हमें चाचा जी की बात मान लेनी चाहिए, यही सही रहेगा। वैसे भी खेत का बंटवारा करने से हम दोनों अलग थोड़ी ना हो रहे हैं, हम तो एक साथ इसी घर में रहेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि आप अपने खेत का काम देखोगे और मैं मेरे खेत का काम देखूंगा। और इस बात से हमारे घर में कभी झगड़ा भी नहीं होगा। घर के राशन और खर्चे में मैं आधा हाथ बटा दूंगा, आधा आप देना। फिर चाचा जी दोनों के खेत का बंटवारा कर देते हैं। दोनों काम करने के लिए जाने लगते हैं और दोनों मिलकर घर का खर्चा बांट लेते हैं। एक दिन चाचा केशव से आकर बोलता है, बेटा, तुमने राघव की शादी के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाने का समय आ गया है। वह आदमी मुझे कल मिला था, अपने पैसे मांग रहा था। उसके पैसे जितना जल्दी हो सके दे दो बेटा। हाँ चाचा जी, मैं तो आपके पास आने ही वाला था। वैसे चाचा जी, ब्याज के साथ कितने पैसे देने हैं? मैंने तो 20,000 लिए थे, ब्याज मिलाकर कितने हुए? बेटा, उसने तो 40,000 बोला है। बाप रे, 40,000! आप ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? उसने तो सीधा दुगनी रकम ही मांग ली।
इतना ब्याज कहाँ होता है? ये क्या बात हुई? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? तुम उस आदमी को नहीं जानते। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उसका ब्याज बहुत ज्यादा है। उससे जो भी कर्ज लेता है वह उससे दुगनी रकम ही वसूल करता है। अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वह क्या करेगा। वह बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसे वक्त पर पैसे नहीं मिले तो वह रकम और भी दुगनी कर सकता है। लेकिन चाचा जी, यह तो कोई बात नहीं हुई। इतना ब्याज कोई कैसे ले सकता है? और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम राघव से क्यों नहीं मांग लेते? आधे पैसे तुम दे दो और आधे पैसे राघव दे देगा। नहीं चाचा जी, उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। वैसे भी राघव को फसल बहुत कम आई है। पता नहीं ये कैसे हुआ, जबकि उस जमीन में अच्छी फसल आती है। ठीक है बेटा, तुम ही दे दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है चाचा जी। मैं इतनी बड़ी रकम दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं बेटा? दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करो, अभी तुम 40,000 मुझे दे दो, और रही तुम्हारे घर खर्च की बात तो तुम उसके लिए जमींदार से कर्ज ले सकते हो। अब क्या करें, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरी मानो तो यही सही रहेगा। ठीक है चाचा जी, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। चाचा पैसे लेकर घर जाता है और पत्नी से बोलता है, अरे ओ शांति, क्या कर रही हो? जरा बाहर तो आओ। तुम्हें एक चीज दिखानी है जिसे देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बोलिए ना, क्या बात है? आज बड़े ही खुश लग रहे हो। अरे बात ही खुशी की है, जरा यहाँ तो देखो। हे राम, इतने सारे पैसे! लगता है आपने राघव से पैसे निकाल ही लिए। हाँ शांति, तुम देखना शांति, अब मैं दोनों को कैसे बर्बाद करके छोड़ता हूँ। उसे तो पता भी नहीं है कि यह पैसे मैं किसी से ब्याज पर नहीं लिए थे, बल्कि मैंने ही दिए थे। मैंने उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया और उसे दुगनी रकम वसूल कर ली। और तुम देखना शांति, जिस बात का मैं सालों से इंतजार कर रहा हूं, उसे भी मैं सीने के जल्द पालूंगा। तुम देखते जाओ, यह दोनों भाइयों के साथ में कैसा खेल खेलता हूं। और शांति, मैंने जो राघव के खेत से फसल चुरा कर लेकर आई थी, वह बेचने के लिए मैंने एक आदमी को बुलाया है। वह आता ही होगा और तुम देखना, इसी बात का फायदा उठाकर मैं दोनों के भाइयों के बीच कैसे दरार पैदा करता हूं, और फिर इससे वही होगा जो मैं चाहता हूं। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। फसल बेच के जितने भी पैसे आए थे, सारे पैसे चाचा जी को दे दिए। अब मैं घर का गुजारा कैसे करूंगा? क्या करूं? राघव को इस बारे में बता दूं? नहीं नहीं, मैं राघव से कुछ नहीं कहूंगा। आखिर उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर मैं उससे कुछ कहूंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वह जबरदस्ती मुझे अपनी फसल के पैसे देगा, और मैं उसके पैसे नहीं ले सकता। बेचारे को पहले ही फसल बहुत कम आई है। मैं उसे और चिंता नहीं दे सकता। मैं काम करता हूं, जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे ब्याज पर लेकर आता हूं। उससे गुजारा कर लूंगा। केशव जमींदार से कर्ज लेकर आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन चाचा राघव के पास जाकर बोलता है,
बेटा, केशव की फसल तो बहुत ही अच्छी आई है और तुम्हारी बहुत कम है, जबकि तुम दोनों के पास तो ही एक ही समान खेत है। चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब फसल आई थी तब तो काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में पता चला कि फसल बहुत ही कम निकली है। मुझे पता है ऐसा क्यों हुआ। जाने दो, छोड़ो बेटा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। बताइए ना चाचा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बेटा के केशव तुम्हें जानबूझकर जमीन का ऐसा हिस्सा दिया है जिसमें कम फसल पैदा होती है, और उसने ऐसी जमीन का हिस्सा रखा जिसमें फसल ज्यादा होती है। देखो बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों को बीच में दरार नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन मुझे लगता है यह तुम्हारे साथ अन्याय है। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। आज तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो वर्षों मेरे साथ हुआ था। क्या बात है? आपके साथ क्या हुआ था चाचा जी? बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पिताजी यानी मेरे भैया ने भी ऐसा ही किया था। तुम तो देख ही रहे हो मेरे नसीब कैसी जमीन आई है जिसमें मुझे काफी कम फसल होती है, और तुम्हारे पिताजी की जमीन में बहुत ज्यादा फसल होती है। तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो, नहीं तो तुम भी गरीब के गरीब ही रह जाओगे और तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कई गुना आगे चला जाएगा। राघव ये सुन सोच में पड़ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे। उन्होंने जानबूझकर बंटवारे में यह जमीन मेरे हिस्से में डाली। हाँ बेटे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। और बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या केशव ने तुम्हें शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसके बारे में बात की थी? नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं की। चाचा मन ही मन मैं सोचता है। इसका मतलब केशव ने मुझे जो 40,000 दिए हैं उसके बारे में राघव को बताया नहीं। यह तो मेरे लिए और भी अच्छी विपत है। अब मैं इससे भी पैसे वसूल कर सकता हूँ। क्या बात है चाचा जी, किस सोच में पड़ गए? बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक आदमी से ब्याज पर पैसे लिए थे। वह भी तुम्हारे भैया के कहने पर ही लिए थे। जब मैं उससे आज मांगने गया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। भैया के मन में यह सब चल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे कर्जे की बात नहीं की। ठीक है चाचा जी, कोई बात नहीं, कर्जे की रकम मैं चुका दूंगा। आखिर शादी मेरी थी ना, मुझे ही चुकाना पड़ेगा। अब वह क्यों चुकाएंगे? अब वह तो अपनी पत्नी की सुनेंगे और अपना घर देखेंगे। अब वह मेरी तरफ नहीं देखने वाले। इसलिए तो उन्होंने मुझे जानबूझकर ऐसी जमीन दी और खुद के लिए अच्छी वाली जमीन का हिस्सा रखा। खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए कितने पैसे देने हैं? वह बेटा 40,000 देने हैं। मैं दे दूंगा। क्या कहा चाचा जी? 40,000? इतनी बड़ी रकम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्हें तो पैसे लौटाने नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यह उन्होंने जानबूझकर किया है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, दुनिया में कई भाई ऐसे होते हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। बेटा, तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दो, नहीं तो वह आदमी बहुत खतरनाक है।
पता नहीं वह क्या करेगा। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है चाचा जी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखता हूँ जमींदार से कोई कर्ज मिल जाए तो उसे लेकर आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। राघव जमींदार से कर्ज लेकर दूसरे के दिन उसके चाचा को पैसे दे देता है और बोलता है, चाचा जी, मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। उनको तो इतनी अच्छी फसल हुई थी और मुझे ना के बराबर फसल हुई है, फिर भी उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बेटा, अगर तुम्हें तुम्हारे भैया को सबक सिखाना है तो तुम्हें उसके लिए उसके उपजाऊ जमीन उसे छीननी होगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे और केशव बहुत आगे चल जाएगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है चाचा जी? वह जमीन मेरे पास कैसे आ सकती है? मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें तुम्हारे भैया की हस्ताक्षर आते हैं ना? तुम एक काम करो, मैं जमीन के कागजात बनाता हूं और तुम उसे पर तुम्हारे भैया के हस्ताक्षर कर दो और वह जमीन मेरे नाम पर कर दो। ये क्या कह रहे चाचा जी? वह जमीन में आपका नाम पर क्यों करूं? वह जमीन मुझे चाहिए। अरे बेटा, मेरी पूरी बात तो सुनो। अगर तुम वह जमीन अपने नाम पर करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा कि यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। अगर मेरे नाम पर करोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। सबको ऐसा ही लगेगा कि केशव ने ही मेरे नाम पर जमीन की है। किसी को तुम पर शक नहीं होगा कि तुमने जमीन पाने की लालच में यह सब किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी वह जमीन तो तुम्हारी ही रहेगी। तुम ही उसे जमीन पर खेती करना। हाँ चाचा जी, यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा ही करेंगे। राघव चाचा के बात में आ जाता है। फिर 2 दिन बाद जब केशव जमीन पर काम करने आता है, तब उसके चाचा बोलते हैं, केशव, तुम इस जमीन पर काम नहीं कर सकते। यह जमीन मेरी है। ये क्या कह रहे हो चाचा जी? ये जमीन आपकी कैसे हुई? ये जमीन मेरी है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं केशव, यह जमीन तुम्हारी थी, अब यह मेरी है। तुम इस पर काम नहीं कर सकते। चाचा जी, आप होश में तो है? मैंने कब जमीन आपके नाम पर कर दी? ये कैसे हो सकता है? तुमने खुद ये जमीन मेरे नाम पर की है। मैंने कह दिया ना, ये जमीन मेरी है। निकलो यहां से। इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। केशव को यह सुन बहुत बड़ा धक्का लगता है। केशव के तो होश उड़ जाते हैं। चाचा जी, आप बोल क्या रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी जमीन को अपनी जमीन कैसे बता सकते हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जमीन पर काम नहीं कर सकते। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? निकलो यहां से। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मानोगे? मैं अभी सरपंच के पास जाता हूँ। इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है और पंचायत में केशव सरपंच जी को सारी बातें बताता है। लेकिन चाचा जी जमीन के कागजात पंचायत के सामने रख देते हैं। सरपंच जी बोलते हैं, केशव, तुमने तो खुद तुम्हारे चाचा के नाम पर जमीन की है, लेकिन अब तुम मना कर रहे हो। ये जमीन तो तुम्हारे चाचा के नाम पर है। सरपंच जी, हो ही नहीं सकता। मैंने इनके नाम पर जमीन नहीं की। सरपंच जी, अगर यकीन नहीं आता तो इसके ही छोटे भाई राघव से पूछ लीजिए। जब ये जमीन मेरे नाम पर कर रहा था, राघव वहीं मौजूद था। हाँ सरपंच जी,
भैया झूठ बोल रहे हैं और चाचा जी सच कह रहे हैं। यह जमीन मेरे भैया ने खुद चाचा जी के नाम पर की है और मैं उसे वक्त वहीं मौजूद था। यह सब मेरे सामने ही हुआ है। दरअसल भैया ने बहुत बड़ा कर्ज उठाया था और वह लौटा नहीं पाए। उसके बदले में मेरे भैया ने चाचा जी के नाम पर अपनी जमीन कर दी थी और अब भैया पलट रहे हैं। केशव को यह बात सुन बहुत बड़ा धक्का सा लगता है। वह पूरी तरह से टूट जाता है। राघव, तुझे हो क्या गया है मेरे भाई? तू भी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। यह झूठ है, ये सरासर धोखा है। सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए। केशव की बात कोई नहीं सुनता और चाचा के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। केशव पूरी तरह से टूट चुका है और बहुत उदास मन से घर जाता है। देखा आपने, मैं तो आपसे पहले से कह रही थी, तब आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आपके छोटे भाई ने अपने रंग दिखा ही दिए। आपके सगे भाई ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि वह कैसा है। दूसरे दिन राघव खुश होकर जमीन पर काम करने जाता है। तभी वहाँ पर चाचा जी आते हैं। ये क्या कर रहे हो राघव? ये जमीन मेरी है, तुम इस पर खेती नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई चाचा जी? ये जमीन आपकी नहीं, मेरी है। भूल गए हमारे बीच क्या तय हुआ था? बकवास बंद करो। तुमने सुना नहीं पंचायत में क्या कहा? इस जमीन पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। निकल यहां से और अपनी जमीन पर काम करो। मेरी नहीं, अब केशव की जमीन मेरी हो चुकी है। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर भरोसा कर लिया। मैंने आप जैसे घटिया आदमी के लिए अपने पिता समान बड़े भाई पर शक किया, उनसे झूठ बोला, उनको धोखा दिया। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। निकल यहां से। मैं अभी के लिए जा रहा हूं चाचा जी, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने जो किया ठीक नहीं किया, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। भैया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपको धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। भैया, यह सब चाचा जी ने किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उनके बातों में आ गया था। उन्होंने मेरे पास आकर आपके बारे में मुझे भड़काया था। उन्होंने मुझे यह तो कह दिया कि आपने जानबूझकर मुझे बंजर जमीन दी और जमीन का अच्छा वाला हिस्सा अपने पास रख लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि वह जमीन में उनके नाम कर दो, और अब वह साफ साफ मुकर रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि वह जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, सिर्फ उनका अधिकार है। यहां तक कि उन्होंने मुझसे 40,000 भी लिए हैं। ये क्या कह रहा है राघव? चाचा जी ने तो मुझसे भी 40,000 लिए हैं। क्या बात कर रहे हो भैया? मतलब ये सारी चाल चाचा जी की थी? मुझे अब सब समझ आ रहा है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो ये सब कुछ चाचा जी ने किया है। उन्होंने जानबूझकर तुझे मेरे खिलाफ किया। उन्हें पता था उन्हें ऐसे जमीन नहीं मिलने वाली, इसीलिए उन्होंने तेरा सहारा लिया और धोखे से जमीन अपने नाम पर करवा ली। उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बंसीलाल, पहचाना? मैं तुम्हारा बड़ा भाई। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आज मेरा सब्र का बांध टूट चुका है।
तुमने मेरे बेटों के साथ बहुत बुरा किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, इसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ दूर दूर तक तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज तुम अपने जान से हाथ धो डालोगे। तुमने पाप किया है, तुम बहुत बड़े पापी हो और आज इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बंसीलाल बहुत डर जाता है और बोलता है, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे कोई ज़मीन नहीं चाहिए। मैं मरना नहीं चाहता भैया। मैं कल ही ज़मीन वापस कर दूँगा। मुझे कोई ज़मीन नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर कल तुमने वह जमीन मेरे बेटे को वापस नहीं की तो कल तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपने आप को मुझसे बचा नहीं पाओगे। बंसीलाल वहां से भाग जाता है और दूसरे ही दिन राघव के घर जाकर, यह लो तुम्हारे जमीन के कागजात और तुम्हारे बचे हुए पैसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं लालच में आ गया था।